hello everyone. How are you? आदेश आफ्टरनून है। अच्छा, आदेश गुड इवनिंग बोल दिया तो आफ्टरनून। चलेगा, कोई बात नहीं। हेलो विक्रांत, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। हाँ, चलो चलो, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो कल क्या पढ़े थे, थोड़ा सी रिवीजन करके आए हो? तो आज कोई ऐसा स्टूडेंट्स है क्या जो फर्स्ट टाइम लेक्चर में आ रहा है? कोई न्यू स्टूडेंट्स है ऐसा जो फर्स्ट टाइम लेक्चर में आया है? यस सर, गौरव। योर फर्स्ट डे, गौरव का आज फर्स्ट डे है। चलो ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे आए हैं मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ मोमिन अब्दुल्ला। माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी बीएड। और यहाँ पे इस ग्रुप पे डेली 2:30 बजे लाइव लेक्चर्स होता है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कूलम्स लॉ? तो कल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए थे हम, तो आज उसको ही आगे कंटिन्यू करके कूलम्स लॉ पढ़ लेंगे और इसमें फोर्सेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क यू वन थिंग। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? चार्ज एट रेस्ट। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेबल। यस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग है द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बोले पढ़े हैं कि चार्जेस जो भी होते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ट्रांसफर हो जाएंगे। राइट। अब कंसीडर करते हैं, एक क्वेश्चन और है कल के रिलेटेड। एक बॉडी है, उस पे 5 कूलम चार्ज है। ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम है। क्या है ये? आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में 5 कूलम चार्ज की एक बॉडी है, एक -4 कूलम की है और एक +8 कूलम की। अब ये सिस्टम में 3 बॉडीज है। क्या किए हम? ये तीनों को रब किए या सिस्टम को पकड़ के ये पूरा हिला दिए हम। तो फिर हमको क्या मिला कि ये जो एक बॉडी थी उस पे पहले 5 कूलम था, अब उस पे देखते हैं हम 3 कूलम, +3 कूलम। सेकंड बॉडी पे मिल गया -2 कूलम। तो ये जो थर्ड बॉडी है उस पे कितना चार्ज रहेगा? कितना रहेगा? 5। आइसोलेटेड सिस्टम था, तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है? 6। देखो, 5 + 8 13, 13 - 4 9। टोटल +9 चार्ज है ये बॉडी में। तो बाद में भी कितने आना चाहिए? +9 ही आना चाहिए। तो 3
-2 क्या हो गया 1, तो इस पे चार्ज कितना है +8 कूलम है। आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। हाँ, तो कौन सबसे पहले आंसर दिया था, 8 वाला शिवम। अच्छा शिवम, वेरी गुड, शिवम का आंसर सबसे पहले मिल गया था। अब अगर मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कितनी वैल्यू का रहेगा इस पे चार्ज, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कुछ वैल्यू याद है क्या? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। वेरी गुड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है ये सब कल पढ़े थे वही रिवाइज कर रहे हैं। चलो अब हम ना फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। तो कूलम्स लॉ को पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ऊपर वाला डायग्राम जो है, ब्लू वाला दिख रहा है ये पार्ट, यहाँ पे कौन से चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और ये बॉडी पे कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, तो फर्स्ट चार्ज रहेगा -Q1, सेकंड चार्ज रहेगा +Q2, दोनों अट्रैक्ट होने वाले हैं, राइट। फर्स्ट चार्ज को कौन अपनी तरफ पुल करेगा, सेकंड, और सेकंड चार्ज को कौन अपनी तरफ पुल करेगा, फर्स्ट चार्ज। तो देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट जब प्लस प्लस मिलेंगे और माइनस माइनस चार्ज, तो ये क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है, राइट। तो ये कितनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, उसको कौन बताया, कूलम्स बताया। कूलम इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना, चार्ज का यूनिट ही यही होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, इसी के नाम पे था। तो स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। 2 पॉइंट चार्जेस जब रेस्ट में है तो उनके बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का क्या करना है, मैग्नीट्यूड, स्केलर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two charges. तो इसका मतलब क्या है कि एक चार्ज है मेरे पास Q1, एक दूसरा चार्ज है मेरे पास Q2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो अगर ये लाइक चार्जेस रहेंगे प्लस प्लस, तो ये क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। और अगर ये अनलाइक चार्जेस रहेंगे, अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो अनलाइक चार्जेस आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस इज गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो अब ये फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज की तरफ। बट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी F, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू। अब ये पॉजिटिव है निगेटिव है उससे नहीं लेना देना, मैं सिर्फ Q1 और Q2 लिखूंगा, पॉजिटिव निगेटिव बाद में पढ़ने वाले हम। और ये फोर्स, अच्छा अगर ये 1 कूलम है और ये भी 1 कूलम है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1, तो फोर्स हो जाएगी 1। बट अगर ये 2 कूलम है और ये 1 कूलम है, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगी। बट अगर आप चार्जेस को दूर लेके जाओगे, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे,
आर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मैं आर को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या? तो फिर मैं क्या लिखूंगा, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। हाँ, तो कांस्टेंट यहाँ पे K रहेगा R1 अपॉन R2 स्क्वायर। गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? डिस्टेंस का स्क्वायर है। अगर इनिशियली मैं बोलता हूँ डिस्टेंस 1 है, चार्जेस 1 कूलम और 1 कूलम है, और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर ले लेते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन, या जो भी रहेगा, राइट। हाँ, कांस्टेंट अभी नहीं कंसिडर कर रहे, कांस्टेंट की कुछ और वैल्यू रहती है, वो आगे पढ़ेंगे। फोर्स मिलेगी 1 न्यूटन। अब मैं डिस्टेंस डबल कर दिया। अब जब मैं डिस्टेंस डबल कर दिया 2 मीटर, तो पहले 1 का स्क्वायर हो रहा था, अब 2 का स्क्वायर होगा ना। जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आएगा। तो अब मेरे पास जो फोर्स बचेगी वो 1/4 रहेगी क्या? और ये 1 किसकी वैल्यू है, F1 की वैल्यू है। तो F2 क्या हो गया, 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। डिस्टेंस डबल करने पे फोर्स 4 टाइम डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा है स्क्वायर का मतलब? 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 टाइम्स डिक्रीज होगी। डिस्टेंस को अगर मैं 3 स्क्वायर कर देता तो 9 टाइम्स डिक्रीज होती। अगर मैं 4 लिखता डिस्टेंस को तो कितना डिक्रीज होती, 16 टाइम्स डिक्रीज होती। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं? अगर मैं डिस्टेंस को 5 टाइम्स किया, अगर मैं डिस्टेंस पहले 1 था, बाद में 2 नहीं किया, कितना किया, 5, तो फोर्स कितना डिक्रीज होने वाली है, 25 टाइम्स डिक्रीज होने वाली है। गेटिंग इट? ये समझ में आ रहा है? आगे बढ़ने का क्या, चलो। तो यहाँ पे दिया है, देखो, लेट Q1 एंड Q2 बी द 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। जब दोनों के बीच का डिस्टेंस R रहेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड K लगा दिया, K इज द कांस्टेंट। समझ में आ गया ये? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नो, जो मैं बोला वही लिखा है टेक्स्ट बुक में तुम्हारी। आगे बढ़ू? अब देखो, द फोर्स ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम इज रिटन एज। अब वो जो कांस्टेंट है ना, हम के को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है हमारे पास, कितनी है वैल्यू, 4/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब लेंगे, देखो मैं बताता हूँ। एक चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R। गेटिंग इट? अब अगर इसको मैं मीडियम, मतलब कहाँ पे रखा हूँ, वाटर में। मीडियम क्या है, ये दोनों चार्जेस को मैं कहाँ पे लेके गया, एक बीकर में, वाटर में रख दिया, फिर इसको बाहर निकाला, एयर में रख दिया, फिर इसको मैं लेके गया वैक्यूम में। कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं हम, Q1 भी वही रखे हैं, Q2 भी वही रखे हैं, डिस्टेंस भी वही रखे हैं, बट उसको वाटर में लेके गया, वही दोनों चार्जेस को एयर में रखा, वही सब सिस्टम को पूरा वैक्यूम में रख दिया, तो फोर्स अलग अलग मिलेगी। फोर्स क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। ये जो फोर्स पढ़ रहे हैं ना, ये किस पे डिपेंड्स करती है, डिपेंड ऑन द मीडियम। मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। तो के भी किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। हाँ,
हाँ एप्सिलॉन नॉट। तो वैक्यूम में जो फोर्स है उसको मैं एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, बट जब मीडियम में रखा तो के की वैल्यू में मैं एप्सिलॉन लगाऊंगा। ये एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं मीन्स हम चार्जेस को कहाँ पे रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। फिर अब उसको एयर में रखे हैं या वाटर में रखे हैं तो के की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। के एयर के ए लिख दिए, के वाटर के डब्ल्यू लिख दिए, हाइड्रोजन गैस के चैम्बर में रख दिए हैं। तो अब मीडियम क्या है, H2 गैस है। तो मीडियम चेंज होने से फोर्स चेंज हो गई। क्यों फोर्स चेंज होगी, तो वो क्योंकि के पे डिपेंड करता है, के मीडियम पे डिपेंड करता है, अलग अलग। अच्छा, जब चार्जेस को लेके जाएंगे, देखो ये Q1 है, ये Q2 है और ये डिस्टेंस है R। मैं पहले कहाँ पे रखा, वाटर में। तो Q1 और Q2 के बीच में दूसरे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो ये इनके बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। फिर वाटर से हटा के मैं इसको एयर में लेके आया, तो अब एयर के मॉलिक्यूल्स है दोनों चार्जेस के बीच में, तो फिर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर मैं एयर से हटा के लेके गया H2 गैस के चैम्बर में, एक कंटेनर में रख दिया, और वो कंटेनर में कंप्लीटली क्या फील्ड है, हाइड्रोजन गैस फील्ड है। तो अब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ये दोनों चार्जेस के बीच में, तो फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, चार्जेस भी नहीं चेंज करेंगे, सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम रहेगा, बट क्या चेंज हुआ, हम बोलेंगे मीडियम चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ वहां पे, मीडियम चेंज होने की वजह से के की वैल्यू चेंज हो रही है। के इज डिपेंड्स अपॉन मीडियम। समझ में आ रहा है क्या। तो अब मीडियम क्या है ये हमको पता नहीं, मीडियम वाटर है, मीडियम एयर है, या मीडियम हाइड्रोजन गैस है, हमको पता नहीं। तो हम लिख लेते हैं मीडियम। तो मीडियम में जो फोर्स रहेगी एफ मीडियम, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। और यहाँ पे ई क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वाटर है तो वाटर के लिए एप्सिलॉन अलग होगा, एप्सिलॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू वाटर के लिए अलग, एयर के लिए अलग, हाइड्रोजन गैस के लिए अलग। तो एक जनरल टर्म के लिए हम उसको मीडियम लिख रहे हैं। ये समझ में आ रहे है क्या, समझा ये। The force between the same two charges placed in a free space at the distance r is given by। अब वैक्यूम में रख दिए, तो वैक्यूम में रख दिए तो वैक्यूम के लिए ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट होती है। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। तो एप्सिलॉन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे हो क्या। तो दोनों जगह फोर्सेस की वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। आगे बढ़ू, किसको नहीं समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब सबको समझ में आया। ये मित्तल को क्या हो गया, सर रिपीट। हाँ, तो वैष्णवी को क्या बोलना है, देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, इससे पहले जो पढ़े थे वो याद है, यहाँ पे के लिख रहे थे, के लिख रहे थे, के क्या था, कांस्टेंट। बट ये कांस्टेंट भी चेंज होगा, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये के किस पे डिपेंड है, के
डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मीडियम पे डिपेंड होगा। मैं यही सिस्टम को उठा के लेके गया वाटर में, तो मेरे को फोर्स मिल गई F1। फिर यही सिस्टम को मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, वही चार्जेस है, वही डिस्टेंस है, Q1 Q2 R सेम रखा हूँ, अब कहाँ लेके गया एयर में, तो मेरे को F की वैल्यू अलग मिली। फिर इसको मैं कहाँ पे लेके गया, नाइट्रोजन गैस के चैम्बर में, मतलब इसको कहाँ पे रखे हैं, एक चैम्बर में रखे हैं, और इसके आसपास क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो मीडियम चेंज हुआ ना, मीडियम मतलब ये किस में रखे हैं, तो नाइट्रोजन गैस है, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। फिर इसको मैं दूसरे चैम्बर में लेके गया, वो चैम्बर में गैस अलग है, हाइड्रोजन गैस है, तो फिर एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये फोर्स, ये जो के है इसकी वैल्यू चेंज होती है मीडियम के हिसाब से, यही से एफ की वैल्यू भी चेंज होगी। तो के को कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब के, ये जो वैल्यू दिया है ना, दिस इज योर कांस्टेंट वैल्यू। बट अब एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, मीडियम के लिए है। मैं मीडियम में रखूंगा तो हमेशा ये, सॉरी वैक्यूम के लिए है। किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। मैं जब भी वैक्यूम में रखूंगा तो के की वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये वैक्यूम में कांस्टेंट है। ये के कांस्टेंट तो है, बट कहाँ पे, जब वैक्यूम में लेके जाओगे तब। फिर इसको मैं वाटर में लेके गया, तो जब भी मैं वाटर में रखूंगा ना, जब भी मैं वाटर में ये चार्जेस को रखूंगा, तो के की वैल्यू क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ गिवन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, वाटर में अलग रहेगी, एयर में अलग रहेगी, नाइट्रोजन में अलग रहेगी, हाइड्रोजन में अलग रहेगी। समझ रहा है क्या, अभी वैष्णवी को समझा, आगे बढ़ू। क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये Q1 Q2 Q1 Q2 R R सब कैंसिल होने वाला है, 4 पाई 4 पाई। अब ये मीडियम में देखो, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा है, बट वो नॉट रहेगा नहीं। टेक्स्ट बुक में अगर मिस्टेक है तो वो सही कर लो, ये एप्सिलॉन रहेगा। पाई पाई भी कैंसिल हो चुका है, तो ये डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर एप्सिलॉन नॉट, ये न्यूमरेटर में चले गया, और ये तो तुम्हारा डिनोमिनेटर में आ गया। तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम क्या बन जाता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो रेशो मिला है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इज द रिलेटिव परमीएबिलिटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, उसको रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट उसमें लिखा है देखो, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो रेशो है इसको हम एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वैक्यूम में मतलब अगर मैं चार्जेस Q1 रखा हूँ और चार्ज Q2 रखा हूँ, वैक्यूम में रखा हूँ, तो सबको पता है कि वैक्यूम में नो पार्टिकल, कुछ नहीं होता है, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। वैक्यूम में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी या मीडियम में, वैक्यूम में मैक्सिमम रहने वाली है। समझ रहा है। चलो, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में,
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, और इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमीएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये रेशियो है किसका, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, मतलब मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन वैक्यूम की। ये मीडियम के लिए यूज होता है, और नॉट लगा दिए तो किसके लिए यूज होता है, वैक्यूम के लिए। तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसके ऊपर सम अभी है नहीं, देते हैं, पहले थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, थोड़ा सी थ्योरी वाले पार्ट पे भी ध्यान दो, कंसेप्ट पढ़ेंगे। टीम्स बन गई होगी तो एक ब्रेकआउट ले लेता हूँ, बट पहले ये जो स्लाइड है ये कंप्लीट करते हैं, पहले ये कंप्लीट। तो ई आर इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट इन अ सर्टेन डिस्टेंस इन, अच्छा, ई आर एक और चीज का रेशियो है, किसका रेशियो है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, है ना। देखो ये ई आर रेशियो भी है, किसका रेशियो है, वैक्यूम में जो फोर्स थी और जो मीडियम में फोर्स थी वो दोनों का रेशियो है। समझ रहा है। एंड इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ई आर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, इसको हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। चलो, अच्छा, मेरे को क्या लेना है तुम्हारा, ब्रेकआउट सेशन। हाँ हाँ, देखूं पहले टीम्स बनी कि नहीं, स्टूडेंट्स आ गए, वेरी गुड। ग्रेविटेशन पढ़े हो, क्योंकि ग्रेविटेशन के ही क्वेश्चंस है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आए नहीं, मतलब मैं देने वाला हूँ, दिया नहीं हूँ। तो ग्रेविटेशन पे पूछूं कुछ क्वेश्चन, पढ़े हो ग्रेविटेशन अच्छे से, सब पढ़ लिए, सब कंसेप्ट क्लियर है। चलो देखो, क्वेश्चन आएगा तुम्हारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन दिखे ही नहीं, आधे में चॉइस इनविजिबल, ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, किसको किसको ऑप्शन नहीं दिखे, आंसर तो दिए हैं, मित्तल भी दिया, शिवम नहीं दिया, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो एक बार और, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन अभी भी स्क्रीन पे ही है ना तुम्हारे, चलो बता दो क्या रहेगा, अभी ऑप्शन दिख रहे हैं, अभी दिख रहे हैं ना ऑप्शन, हाँ तो अभी बता दो आंसर, डी, वेरी गुड। चलो, ओके फाइन, 1/4, है ना, तो थोड़ा सी रिलेटेड था। अगर आज के लेक्चर में थोड़ा ध्यान दिए हो तो समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। सिमिलर दिखा क्या फॉर्मूला कुछ, वहां पे m1 m2 था, यहाँ पे q1 q2 है, वहां पे आर स्क्वायर था, यहाँ भी आर स्क्वायर है। चलो ठीक है ठीक है। एक्सप्लेनेशन गिव्स अस, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस डबल करोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डबल कर दिए, मतलब अगर ये इनिशियल वैल्यू R1 है तो सेकंड टाइम क्या हो जाएगा 2R1, और फिर R2 स्क्वायर करोगे तो 4R1 स्क्वायर हो जाएगा।
डिस्टेंस डबल करोगे तो फोर्स 1/4 टाइम्स डिक्रीज होने वाली है। अभी बताया हूं, जस्ट अभी बताया हूं मैं, ये दोनों सिमिलर है, यही से पूछ लिया। और ग्रेविटेशन पढ़े, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अपने को। चलो ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है। क्या लिखा है? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब रिलेटिव परमिटिविटी दिया है, वो होता है परमिटिविटी अपॉन ई नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? तो बस यहाँ डिनोमिनेटर में देखो वही फॉर्मूला है। परमिटिविटी की जगह क्या लिखा है? रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। घुमा फिरा के सब वही है। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वाटर, रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है देखो, वाटर के लिए कितना है? 80। दोनों का रेशियो क्या हो गया? 80। वाटर में जो फोर्स रहेगी वो वैक्यूम के 180 टाइम्स रहेगी। मतलब अगर वैक्यूम में फोर्स है 80 न्यूटन, तो वाटर में फोर्स क्या होगी? एफ वैक अपॉन 80। मतलब 80/80 मतलब 1 न्यूटन। अगर वैक्यूम में 80 न्यूटन है तो वाटर में वो फोर्स 1 न्यूटन रहेगी। समझ में आ रहा है? This means when 2 point charges are placed same distance apart in water, the force between them is reduced to 180 of the force between the same two charges placed at a same distance in vacuum. ये दो चार्जेस है Q1 Q2, इनको मैं उठा के कहाँ पे लेके गया? वैक्यूम में। मैं फोर्स देखा दोनों के बीच में, कितना है फोर्स? 80। फिर सब कुछ सेम रखा हो, ये पूरा की पूरा उठा के लेके आया मैं वाटर में। तो अब वो अगर वैक्यूम में 80 बता रहा था तो वाटर में कितना बताएगा? वैक्यूम में अगर 80 बता रहा था तो वाटर में 1 न्यूटन बताएगा। 1/80। ये समझ रहे क्या? अभी समझा कि नहीं समझा अभी भी? अरे सिंपल की सी चीज बोल रहे हैं, किसको नहीं समझा अभी भी? किसको नहीं समझा? चलू आगे बढ़ू ना। एफ वाटर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन 80। वैक्यूम वाली फोर्स कितनी थी? वैक्यूम वाली फोर्स थी 80 न्यूटन। तो वैक्यूम वाली फोर्स को 80 से डिवाइड कर दो, तो वाटर वाली फोर्स कितनी आ जाएगी? वाटर वाली फोर्स 1 न्यूटन आ जाएगी। अगर वैक्यूम में फोर्स रहेगी 800 न्यूटन, तो वाटर वाली फोर्स कितनी होगी बताओ? 10 न्यूटन। ये देख रहे हो, वैक्यूम में है 800, वही सिस्टम को उठा के पानी में डाल दिए, तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी? समझा अभी? बढ़ने का आगे। चलो देखो, अब हम क्या डिफाइन करने वाले हैं? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? 1 कूलम चार्ज। कितना चार्ज? 1 कूलम। चार्जेस को 1 कूलम कब बोलेंगे? अब देखो, मैं यहाँ पे Q1 लिया 1 कूलम का, Q2 लिया 1 कूलम का, दोनों के बीच में डिस्टेंस रखा 1 मीटर, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? अच्छा, ये जो कांस्टेंट है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 10⁻⁹।
ये कांस्टेंट बोल रहे हैं ना, वैक्यूम के लिए है, मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट है, कितना है 10⁻⁹। तो ये Q1 की जगह 1 रखो, Q2 की जगह 1 रखो, आर स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर कर दो, तो फोर्स कितनी मिलेगी? फोर्स 1 न्यूटन मिलेगी। कैसे 1 न्यूटन मिलेगी? कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी ना, फोर्स इतना न्यूटन रहेगी। ये समझ में आ रहा है? समझ गया ये? तो अब ये फॉर्मूले से ना, ये कंडीशन से हम 1 कूलम को डिफाइन करेंगे। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 कूलम। तो 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude। 1 कूलम चार्ज वो होता है जो दूसरे 1 कूलम चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं। कहाँ पे? वैक्यूम में। तो वो फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करता है? 9.0 इंटू 10⁻⁹। समझ में आ रही है? व्हाट इज 1 कूलम चार्ज? 1 कूलम चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसको मैं 1 मीटर डिस्टेंस पे रखूंगा वैक्यूम में, तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? 9 × 10⁻⁹ दिस फोर्स इज ट्रेमेंडसली लार्ज, मतलब वेरी लार्ज। 10⁻⁹ मतलब 10, एक के आगे 9 जीरो लगेगा ना। समझा ये? आगे बढ़ने का। चलो, क्वेश्चन ये कल कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखो, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट मतलब आ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे इन 1 कूलम चार्ज में। तो कल ये किए भी थे, कल तुम लोग ही सॉल्व किए थे ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो मिलके कितना चार्ज बनाते हैं? 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। हाँ, कल किए थे अपन। तो वही एग्जाम्पल है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। समझा ये? एक्सप्लेन। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मेरे को चार्ज कितना चाहिए? 1 कूलम। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 कूलम चार्ज में? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है, मैं बोलता हूँ एक इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो 1 कूलम में x इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो डिवाइड कर दो और x की वैल्यू ले लो। समझ रहे कैसे करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो 1 कूलम में x इलेक्ट्रॉन आ गए, डिवाइड कर दो, 19 हो जाएगा, प्लस 19 और 1.6 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 0.625 इंटू 10⁻⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझा ये कल किए थे, अखिलेश था नहीं क्या कल? बहुत दिन से एब्सेंट थे, कहाँ थे? हाँ, तो कल ये इन लोग किए हैं। रेगुलर आओगे तो लिंक बने रहेगी। मैं भी नहीं थी सर, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे,
कल ही नहीं था। तो आने से पहले रिकॉर्डिंग देख लेते ना बेटा। चलो कोई बात नहीं। अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स में अक्सर पूछता है, तुम्हारे जब भी एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, तो एग्जाम में पूछता है कि डिस्क्राइब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को डिस्क्राइब करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं दो चार्जेस लिया हूँ और दोनों को मैं बोलता हूँ एक प्लस Q1 है, एक प्लस Q2 है। दोनों की पोजीशन को मैं क्या डिस्क्राइब करता हूँ, एक ओरिजिन से। मेरे को पोजीशन बताना है तो मेरे को एक ओरिजिन लेना पड़ेगा। मैं बोलूँगा चार्ज Q1 का जो डिस्टेंस है वो है R1। चार्ज Q2 का जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर, वो है R2। ये यहाँ पे मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो बता रहा हूँ बहुत इजी बता दूंगा। तो R1 से 2 ये वाला वेक्टर को मैं लिखता हूँ R12। क्या बन गया, ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या पढ़े हैं, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड इज इक्वल टू रिजल्टेंट साइड। तो इसमें रिजल्टेंट क्या है, R2 है। तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस, तो वेक्टर R1 को यहाँ पे लेके चले जाओ ना, तो वेक्टर R12 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। समझ में आ रहा है। ये है R12। अगर मैं उल्टा आ गया तो माइनस R12 हो जाएगा। मैं जब Q1 से Q2 पे जा रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ R12। अब मैं उल्टा आ रहा हूँ तो R21 लिखूंगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पड़े हैं। वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर आना ज़रूरी है। वो स्केलर और वेक्टर पढ़ चुके हैं। तो देखो, अब यहाँ पे ये R1 रहेगा, ये R2 रहेगा, ये R12 मतलब A से B। जब मैं B से A आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। हाँ तो R12 लिखा हूं ना, लिखा हूं, हाँ यहाँ पे R12 लिखा हूं। तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो 1 से 2। बट जब रिटर्न आऊंगा, वेक्टर समझता है क्या, 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 1 जा रहे हो, दोनों सेम है क्या। अगर ये R12 है तो ये माइनस R12 होगा। यही बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो। मैं कुछ गलत लिखा हूं क्या, माइनस माइनस लिखूंगा। अपोजिट में जाओगे माइनस साइन दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन का भी प्रॉब्लम रहता है। बट माइनस होगा इतना समझता है ना, ये समझ में आया। चलू बढ़ू आगे, आगे बढ़ू। ये सब आर की वैल्यू समझ में आई क्या, ये इक्वेशन। आ सकता है, आ सकता है। देखो, अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 से 2 गया, फिर 2 से 1 आया तो ये हो गया। तो आप R12 इज इक्वल टू माइनस R21 भी लिख सकते हो। आप कुछ भी लिखो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
सब बढ़िया है। किसकी रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आती? मेरी रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं आती? कौन सी रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज नहीं है? चलेगा, कुछ भी लिखो, वो अपने ऊपर है। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग समझ लेना है, मीनिंग समझ लेना है। अब देखो यहाँ पे फोर्स F21, कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं? F21। F21 कौन सी फोर्स है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकंड चार्ज। ये यहाँ पे कौन जाएगा F21 की डायरेक्शन में? F21 की डायरेक्शन में कौन जाएगा? सेकंड चार्ज जाएगा। अरे भैया समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। F21 पे मतलब 2 है ना पहले, तो Q2 पे चार्ज कौन एग्जर्ट कर रहा है? Q1 पे। व्हाट इज F21? F21 मतलब Q2 मूव हो रहा है, Q2 मूव हो रहा है F21 की डायरेक्शन में। हम सपोज कर लेते हैं दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो ये F21 वेक्टर क्या है? फोर्स exerted on Q2 by Q1। एक मिनट, मैं ना फिर से ये अपलोड करता हूँ, तो अभी समझ में आएगा तुमको अच्छे से। वेट वेट, जस्ट वेट, एक मिनट के लिए मैं दूसरी स्लाइड ले आता हूँ, फिर तुमको ये दिखेगा। दिख रहा है अभी? हम्म, अभी अच्छे से दिख रहा है ना? तो हाँ, यहाँ पे देखो, अब मैं जब बोल रहा हूँ F21, तो ये कौन सा पॉजिटिव चार्ज? ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होने वाला है। रिपल्शन होने वाला है मतलब Q1 और Q2 एक दूसरे से दूर भागने वाले हैं। तो ये F21 का मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। समझ रहे हो? और अगर मैं F12 लिख दिया तो ये हो जाएगा फोर्स exerted on Q1 by Q2। Q1 पे जो फोर्स Q2 एक्ट कर रहा है वो F12 है। समझा ये? हाँ, Q2 बाय Q1, Q1 बाय Q2। 1 टू 1 फोर्स एक्सपीरियंस किया, Q2 exerted on Q1 due to Q2, exerted on 2 due to 1 by 1। अब F21 की डायरेक्शन में देखो, ये है डायरेक्शन F21 की, दिख रहा है? ये है डायरेक्शन F21 की। इसकी डायरेक्शन में एक और वेक्टर है, वो वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा? R12 बोलूंगा। वेक्टर समझता है? वेक्टर समझता है क्या? यूनिट वेक्टर समझता है? देखो, ये है चार्ज 1, ये है चार्ज 2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 क्या करेगा? Q2 को ढकेलेगा, Q2 क्या करेगा? Q1 को ढकेलेगा। तो Q2 जो Q1 की वजह से मूव हो रहा है वो अपोजिट, और Q1 तो ये
F21 क्या है, फोर्स ऑन 2 बाय 1। F12 क्या है, फोर्स ऑन 1 बाय 2। हाँ, अब F21 की डायरेक्शन में ना एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं और वो यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं आर कैप 12। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, हम क्या पढ़े थे यूनिट वेक्टर का, यूपी कैप। यूपी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, वेक्टर पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ये होता है फॉर्मूला। यूपी कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, वेक्टर पी की डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी। अब यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर है आर कैप 12, उसकी डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, तो आर कैप 12 का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, वेक्टर F21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ F21। मैग्नीट्यूड को हम मॉड साइन के साथ लिखेंगे। समझ में आ रहा है, इसको यहां पे ले आओ, तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इनटू यूनिट वेक्टर 12। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप 12। ये है वेक्टर फॉर्म में, कैसा है, वेक्टर फॉर्म में है। समझा क्या, क्या नहीं समझा, अगर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला नहीं याद है तो ये नहीं समझ पाओगे। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूज करे है। यूनिट वेक्टर क्या है, जब कैप दिखेगा तो वो यूनिट वेक्टर है, कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर में, दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब हम जो स्केलर फॉर्म में किए थे वो, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये उसका यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब समझा, ये F21 आया है, F12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो R12 कैप माइनस में रहेगा। अगर मैं F21 की डायरेक्शन वाला वेक्टर लिया था प्लस में, तो ये मेरे को माइनस में, अपोजिट है क्या, अपोजिट है ना, डायरेक्शन अपोजिट है मतलब माइनस, तो F12। तो अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, आर कैप 12 वेक्टर F12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ F12। जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगाया उतनी ही फोर्स Q2 भी Q1 पे ही लगाएगा। तो वेक्टर F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इनटू यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट वेक्टर निगेटिव साइन के साथ है, तो माइनस आर कैप 12। समझ में आ रहे हैं, सब सेम है, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। नगमा का आज फर्स्ट डे है क्या, ये देखो ये है F21, माइनस साइन अगर हटा दूंगा तो बाकी F21 है ना, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। दोनों अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स है।
समझा ये? यहाँ पे दिया है F21 इज इक्वल टू माइनस एफ, हाँ 2 1 लो 1 2 लो, कुछ भी ले सकते हो, अपने अपने अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए रहता है, बट समझना जरूरी था। कंसेप्ट कंसेप्ट समझ में आया क्या? बस कंसेप्ट समझना जरूरी होता है, तो वो फोर्सेस अपोजिट रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है क्वेश्चन, थोड़ा सी पढ़ो। कैलकुलेट एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन देखो यहाँ पे दिया है। डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। कैपिटल जी की वैल्यू दिया है, तो हमको क्या करना है? कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन। तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। Q के लिए क्या लोगे? 1.6। Q2 के लिए भी यही लोगे, R डिस्टेंस इसका स्क्वायर, और ये वैल्यू को आप क्या लोगे? 9 × 10⁻⁹ ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा। फिर आपको F ग्रेविटेशनल करना है, G m1 m2 अपॉन R²। ये फॉर्मूले से आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे और कैलकुलेट करके बताओगे। समझा ये होमवर्क तुम्हारा। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन फाइंड आउट करो। कंपेयर करना है मतलब डिवाइड करना है। क्या करना है? F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय F ग्रेविटेशनल, ये रेशो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो किसको किसको समझ में आ गया आज का लेक्चर? एक ब्रेकआउट ले लो सर। ग्रेविटेशन का है, चलेगा ना? ग्रेविटेशन पे लेता हूं मैं। चलो ब्रेकआउट एक आज आ रहा है, ब्रेकआउट देखो जल्दी से। चलो ध्यान से पढ़ो, ये डिस्कस किए हम यहाँ पे। चलो देखते हैं किसका किसका आंसर सही है। तो 67% स्टूडेंट का आंसर, जीरो ग्रेविटी नहीं होता। थोड़ा सी कंफ्यूजिंग है दोनों में, बट फ्री फॉल की वजह से होता है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस फ्री फॉल की वजह से होता है। तो आई होप तुमको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ डाउट रहेगा तो मैं नोट्स भेज रहा हूँ, एक बार नोट्स पढ़ लेना। कुछ डाउट्स रहेगा तो ग्रुप में पूछ सकते हो, और होमवर्क सब कंप्लीट करो। बाकी का कल पढ़ेंगे। कैसा लगा लेक्चर तुमको फीडबैक देते जाओ, है ना? चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम लेक्चर।